की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो मैं आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करना चाहूँगी कि आज हम डॉक्टर कफ़ील को फिर डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि डॉक्टर कफ़ील की आज भी हेयरिंग थी, कल भी हेयरिंग थी, 27 अगस्त और 28 अगस्त में हेयरिंग थी। 27 अगस्त में डॉक्टर कफ़ील के वकील ने अपना पक्ष रखा था, अपना मुद्दा रखा था, अपने सवाल के जवाब दिए थे, और आज 28 अगस्त में जो है यूपी गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा था। और बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि सारी सुनवाई पूरी हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के वकील से पूछा, सरकारी वकील से पूछा, सरकारी लॉयर से पूछा कि किस बिना पर डॉक्टर कफ़ील को आपने एनएसए लगाकर अंदर करा है। अगर आपको याद होगा सामाईन, मेरे सुनने वालों, जितने मुझे देखते हैं, जितने मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपसे पहले ही से कहती चली आ रही हूँ कि अगर किसी बंदे को ज़मानत हो जाती है तो कोई भी सरकार या कोई भी बंदा या कोई भी हुकूमत या कोई भी पुलिस उस पर एनएसए दोबारा नहीं लगा सकती। और डॉक्टर कफ़ील के साथ यही हुआ था कि डॉक्टर कफ़ील को ज़मानत हो गई थी, उसके बावजूद इनको फिर जेल में बंद करके उनको बाहर नहीं निकलने दिया। गालिबन 3 दिन रखा गया और फिर एनएसए लगा दिया गया। ज़मानत होने के बाद भी 3 दिन तक इनको यूपी गवर्नमेंट में जेल में रखा और फिर एनएसए लगा दिया। तो इस सवाल से जब हाई कोर्ट ने पूछा सरकारी वकील से कि भाई आपने किस बिना पर रखा, किस बिना पे एनएसए लगाया, उसका जवाब दीजिए, तो उनका सवालों का जवाब सरकारी वकील के पास नहीं था और वो बगले झांकने लगे। तो फैसला पूरा का पूरा फ्रीज हो चुका है, प्रिजर्व हो चुका है। अब वो कभी भी आ सकता है क्योंकि बहुत सारे पेज में उसका फैसला है, या तो कल आ जाए या परसों आ जाए, कभी भी आ जाए, लेकिन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब आपकी दुआएं हैं, आप दुआएं मांगिए कि अल्लाह पाक को हमारे हक में फैसला आए और हम जीत जाएं और हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा फैसला, हमें इंसाफ जो है वो हाई कोर्ट से ही मिल जाए। तो ये इस तरह का था। आप बड़े परेशान थे कि क्या हुआ होगा, तो सारा का सारा मुद्दा ये हुआ है, सुनवाई पूरी है, किसी वक्त भी डॉक्टर कफ़ील बाहर आ सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपना पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया है, फैसला प्रिजर्व कर दिया गया। तो अल्लाह की तरफ से हमें पूरी उम्मीद है, हम मोमिन हैं, ईमान कामिल वाले हैं कि हम अल्लाह पे फैसला छोड़ देते हैं और वो हमारे लिए जो करेगा वो सही करेगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे और डॉक्टर कफ़ील बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे, क्योंकि वो बेगुनाह है, वो मजलूम थे, उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं करा था। लेकिन यूपी गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है, पूरी उस चक्कर में कि उनको फिर पहले वाले केस में लाकर फांस दिया जाए जिसमें उनको ज़मानत हुई थी। पहले वाला केस वही जो सिलेंडर कांड था, जहां पर बच्चों को यूपी गवर्नमेंट ने मरवाया था। ऑक्सीजन सिलेंडर इन्होंने ही बंद करवाए थे क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन सप्लायर की पेमेंट रोक दी थी। इस वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर वालों ने, जो सप्लायर थे, उन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दी थी, जिसकी वजह से यूपी में कम से कम 90 से ज़्यादा बच्चे मरे थे। और जितने बच्चों को बचा सकते थे डॉक्टर कफ़ील उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से बचाया था। अपने जितने उनके दोस्त थे जो अपने अपने हॉस्पिटल चलाते थे प्राइवेट, वहाँ से सिलेंडर मंगवाकर उन बच्चों को बचाया था, नहीं तो और भी बहुत सारे बच्चे मरते जिनको उन्होंने बचाया था। और इस जुर्म की सज़ा उनको इतनी मिली कि उन पे उल्टा एनएसए लगा दिया। अब दोबारा पहले उनको जेल में डाल दिया था कि भाई तुम नहीं बच्चों के मुजरिम हो। तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि हम तो खुदा वाले हैं, हम तो एक रसूल वाले हैं, हम तो अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि वो जो करेगा हमारे लिए बेहतर करेगा। और इंशाल्लाह डॉक्टर कफ़ील के लिए भी वो बहुत बेहतर फैसला सोच के बैठा हुआ है जो हमें मिलेगा और अनकरीब मिलेगा। तो ये ड्रामे चल रहे हैं, आपने देखा। और हाई कोर्ट ने इसको स्टे दे दिया है, हाई कोर्ट ने इसके मुंह पे चमाटा मारा है, इसके मुंह पे गोबर की लीप कर दी है कि तू जो नफरतें बांट रहा है इस तरह नहीं होगा। मरकज़ी निज़ामुद्दीन पे भी जैसे आपने देखा, मरकज़ी निज़ामुद्दीन को भी ये सारे के सारे स्ट्रीम चैनल, भगवा आतंकवादी चैनल कैसे टैग कर रहे थे, चाहे वो तिहाड़ी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो झुमझुम बाबा हो, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, कोई भी हो, सारे के सारे कैसे दिखा रहे थे कि आतंकवाद कहाँ से आया था, जिहाद कहाँ से आया था, कोरोना वायरस कहां से आया था। मरकज़ निज़ामुद्दीन पे पूरा आतंकवाद चल रहा था। और हुआ क्या, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? मद्रास हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कैसा लपाटेदार तमाचा मारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी, दिल्ली की पुलिस के भी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के भी। किस गुफा में जाके छुपोगे, कहां पर मुंह छुपाओगे? तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम मुसलमान को जिहादी बताओगे तो मुसलमान जिहादी नहीं हो जाएगा।
तुम मुसलमान को आतंकवादी बताओगे तो मुसलमान आतंकवादी नहीं हो जाएगा। वो अलग बात है कि आतंकवादी भी मुसलमान बनता है, और सारे जितने हमले होते हैं वो बीजेपी की सरकार में होते हैं। बीजेपी खुद प्री प्लान करती है, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो दिल्ली दंगे हों, चाहे भी चाइना में हमारे फौजी शहीद हुए। जब भी इलेक्शन होता है तो कोई ना कोई कांड होता है, और उस चाहे वो संसद हमला हो, चाहे उरी हमला हो, चाहे मंदिरों पे हमला हो, सारा का सारा जितने ये कांड हुए सारे बीजेपी की हुकूमत में कोऑर्डिनेट करे गए, बाकायदा प्लान करे गए ताकि मुसलमानों को फंसाया जा सके। और फंसा लोगे भाई, मीडिया तुम्हारी, हुकूमत तुम्हारी, जुडिशरी को तुम खरीदने की कोशिश करते हो, वो अलग बातें नहीं खरीद पाते। पुलिस तुम्हारी, आर्मी तुम्हारी, हुकूमतें तुम्हारी, लेकिन हमें ऊपर वाली अदालत पर यकीन है। हम सुप्रीम खुदा पर यकीन रखते हैं, हम एक खुदा वाले हैं। हम तुम्हारे पे यकीन नहीं रखते, हम इन चिद्दी चोर हुकूमतों पे यकीन नहीं रखते। सबको पता है तुम कैसे हो, किस तरह के तुम चाय वाले हो, किस तरह के तुम चौकीदार हो। चाइना के साथ तुमने क्या करा, तुमने पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करवाई। ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। और आज तुम्हारा CDS विपिन रावत खुद कह रहा है कि चाइना 4 महीने से हमारे अंदर घुसा हुआ है। तो PM मोदी हो के आप इतने झूठे, क्या देशद्रोही का मुकदमा PM मोदी पे नहीं लगना चाहिए कि पूरे देश को गुमराह करा, पूरी दुनिया को गुमराह करा, झूठ बोला, हमारे फौजियों को शहीद करवा के उन पे राजनीति करी गई। तो कौन जवाब देगा इस बात का, कौन सवाल करेगा इस बात पर? क्योंकि इनको तो पता है जो भी सवाल करेगा देशद्रोही बना देंगे। तो क्या आप उन अदालतों को तुम कहोगे, क्या सुप्रीम कोर्ट को कहोगे, क्या हाई कोर्ट को कहोगे जिन्होंने जजमेंट दिया है मरकज़ निज़ामुद्दीन पे कि वो पाकिस्तानी हैं, वो जिहादी हैं, वो अफगानिस्तानी हैं, वो जिहादी हैं, वो सऊदी अरब वाली हैं, वो इस्लामिक हैं? बोलोगे उनके बारे में? हिम्मत है तो बोलो, उनके बारे में भी बोलो कि वो पाकिस्तान के दबाव में आके उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया होगा मरकज़ निज़ामुद्दीन पर। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान है ये कोई नागपुर की किताब नहीं है कि मोहन भागवत ने लिखी और फाड़ दोगे तुम। भीमराव अंबेडकर का संविधान है, नहीं फाड़ने देंगे इसको। ये भारत का आईन है जो बड़ी मुश्किलों से लिखा गया। ये 5000 साल दलित पिटा है, उसके बाद बिना खून का एक कतरा बहाए भीमराव अंबेडकर ने 50 साल में ये संविधान दिया, दलितों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। मैं आप सब लोगों से बोलती हूँ, ख्वाब कभी भी सोती आंखों से मत देखो, ख्वाब कभी सोते हुए मत देखो। ख्वाब देखो जागती आंखों से, जिनको पूरा करने के लिए लग जाओ कि हमें अपने ख्वाब बिल्कुल सही करने हैं, पाए तकमील तक लेके जाने हैं। ख्वाब देखो लेकिन जागती आंखों से देखो। अपनी कौम को ऊपर लेके जाओ, अपने समाज को ऊपर लेके जाओ। जब तुम अपनी कौम को ऊपर लेके जाओगे, अपने समाज को ऊपर लेके जाओगे, तो भारत खुद ऊपर जाएगा। बंद करो ये राजनीति करना, बंद करो आपस में लड़ना, बंद करो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़ना और मरना। अपना खुद नेता पैदा करो, अपना आप यूनाइटेड हो जाओ तुम। तो हल्के हल्के इनके जो ये चल रहे हैं ड्रामे, ये सब चल रहे हैं, इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और आपको अपने ही समाज से वॉलंटियर निकालने होंगे, अपने ही समाज से सोशल एक्टिविस्ट निकालने होंगे, अपने ही समाज से लीडर निकालने होंगे जो बताएं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपकी कौम में क्या प्रॉब्लम है, आपकी कौम किस तरह डेवलप हो सकती है, कौन सा बिजनेस कर सकती है, कौन से लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं। मैं लगातार 10 महीने से आपको इसी उस पे बात करती चली आ रही हूं। और मैं अमन रिजवी कोई टटर वाले मेंढक नहीं हूं कि बरसाती मेंढक को टर 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 करी और आके फिर बैठ गई। मैं 10 महीने से लगातार आपके बीच में ऐसी ही बनी हुई हूं। मैं नेता नहीं हूं, मैं बार बार कह रही हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं कोई अभिनेता नहीं हूं, मैं कोई चिल्लम चोर चवन्नी चोर नहीं हूं। ना मैंने आपको अपना पेटीएम एटीएम सेटीएम दिया कि लो भाई ये मेरा ATM है, मुझे पैसा डालो। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं हूं, मैं हूं आपकी खादमा, आपकी खिदमत करने आती हूं, आपको अवगत कराने आती हूं। आज के बाद मैं सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने देख लिया सोशल एक्टिविस्ट कैसे कैसे होते हैं। बेलन वाले, चकले वाले, बर्नौल वाले, अगर वो सोशल एक्टिविस्ट हैं तो मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं आपकी खादमा हूं। तो आपको इन सब चीजों को देखना होगा, आपको इन सब चीजों को समझना होगा और इन सब पे आपको अवेयर होके बात करनी होगी। और मैं आज मेरा एक मुद्दा है, अगर कोई मुझे सुनना है तो, हालांकि मैं यहाँ पे कोई एक्सपोज नहीं करना चाहती किसी को, ना मेरा कोई अपना, मेरा पर्सनल अपना मेरे पे बात आई है कि रबेल साहब को अगर कोई जानता हो, रबेल भाई को जानता हो, मुझे उनका नाम नहीं लिया जाता, रबेल सर बड़ा लंबा सा नाम है, मुझसे उनका नाम नहीं निकलता, रबेल करके वो कहते हैं मैं बागी हूँ, बागी। तो बागी भाई के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। बागी भाई, मैं आपके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज आप जहां भी हैं मेरी बात का आप मुझे जवाब देंगे। भाइयों, ये बात है अभी पिछले फ्राइडे की,
शायद 21 या 19 तारीख थी, लास्ट फ्राइडे की बात है ये, कि भारत न्यूज़ 91 एक चैनल है, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐमन जी हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं रबेल जी के साथ। तो रबेल को उन्होंने कॉल करी, तो रबेल ने कहा हाँ हाँ आ जाओ, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आ जाओ। उन्होंने मुझे कॉल करी भारत न्यूज़ 91 ने और कहा कि आप चलो मेरे साथ, और मुझे देखो, मैंने कहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने 85 मीडिया वालों को फ़ोन करा, जिसमें वॉइस न्यूज़ नेटवर्क वाला गजेंद्र भी था, बहुत सारे लोगों को फ़ोन करा कि इस तरह है, रबेल भाई अपने ही हैं, आओ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और शायद पहली दूसरी बार वो इंटरव्यू फेस कर रहे थे। यहाँ पर एक और सोशल एक्टिविस्ट रहते हैं, गुलाम सरवर साहब, आप उनको भी जानते होंगे, बहुत अच्छे से आपने उनको सुना होगा, और उनसे काबिल कोई मुसलमानों में सोशल एक्टिविस्ट है ही नहीं। वो भी 10 महीने से लगातार आपकी आवाज़ बने हुए हैं। वो अलग बात है, आप मुसलमान ही उन्हें गद्दार कहते हैं, आप मुसलमान ही उन्हें आरएस का पिट्टू कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों में ये होता है, कोई आप में ब्राह्मण आके कहेगा हम तुम्हारे लीडर हैं तो आप वाह वाह करके उसको सर पे उठा लेते हैं, और कोई मुसलमान अगर आपके हक की बात करता है तो आप कहते हैं ये आरएस का दलाल है। तो वो भी उनको भी मैंने कॉल करी, उनको भी एसएमएस फॉरवर्ड करा, और उनसे भी कहा कि हमें रबेल भाई के पास जाना है, वो इस तरह करके इंटरव्यू लेना है। तो वो भी पहुंचे। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए नहीं सुना रही, मैं इसलिए सुना रही हूँ कि पब्लिक डोमेन में मेरी पोस्ट के नीचे एसएमएस करने शुरू हो गए हैं। मुझे मालूम था ये मेरे साथ होगा। मेरे नाम के आगे लोग लिख रहे हैं कि ऐमन रिजवी तूने रबेल से पैसा खाया है, रबेल ने तुझे पैसा देके खरीदा है। मुझे नहीं मालूम इन्होंने मेरा नाम यूज करा था या वाकई मुझे इन्होंने बुलाया था, लेकिन रबेल भाई आप जहां भी हैं मेरे सवाल का जवाब दें और क्लियर करें इस बात को। मैं ऐमन रिजवी कैब कर गई थी, 650 आने के लिए थे, 650 जाने के लिए थे, और गुलाम सरवर साहब अपने कन्वेंस से गए थे। और मैंने भारत न्यूज़ उनको यंगिस्तान न्यूज़ में वसीम भाई हैं, उनको कॉल करके कहा कि वसीम भाई आपको मेरे साथ चलना है। वो भी मेरे भाई हैं, वो भी मेरे कहने पर गए थे, वो भी अपने कन्वेंस से ही गए थे, कैब करके गए थे। उसके बाद मैंने उसको लोकतंत्र टीवी को फोन करा था, देव चौधरी को मैंने बोला देव चौधरी चलना है, रबेल भाई अपने ही भाई हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो देव चौधरी भी तैयार हो गया, लेकिन ऐन मौके पे जब जाना था उसको फीवर हो गया तो वो नहीं गया। तो मैंने सारे मीडिया वालों को मैंने कॉल करके खुद लेकर गई थी मैंने जाते ही रबेल भाई के राखी बांधी थी। तो रबेल भाई आप हिंदू धर्म से हैं और आपके यहाँ राखी की बहुत वैल्यू होती है, उस धागे की बड़ी लाज होती है, तो आपको उस धागे का वास्ता आप क्लियर करें। क्या मैं आपकी एनजीओ में शामिल होने गई थी? क्या मैंने कहा था मैं आपकी एनजीओ में शामिल हो रही हूं? मैंने आपको राखी बांधी थी और आपने वहां पर मुझे सबके सामने खड़ा करके कह दिया ऐमन रिजवी मेरे साथ है, मेरे साथ जम्मू जाएगी, मेरे साथ बिहार जाएगी, मेरे साथ यहां जाएगी, मेरे साथ इंडिया गेट जाएगी, मेरे साथ जंतर मंतर जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करा? आपने ये बब्बर शेरनी है, ये हमारी बहन है, रबेल इसका भाई है, देखते हैं ऐमन रिजवी को कौन हमला करता है, मैं देख लूंगा। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी और एक पॉलिटिकल लीडर की तरह आपने बातें करी थी। आपने सिर्फ एक अभी तो आप नेता बने भी नहीं रबेल भाई, आप अभी से नेता वाले गुण लेकर आ गए, अभी से आपने वाली बातें करनी शुरू कर दी। टोटल के टोटल आपने सारा मेरे साथ फर्जीवाड़ा ही करा था। फिर आपने मेरे साथ ये वाली बातें करी। फिर मैं अपने घर वापस आती हूँ, आपको लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, लगातार आपको एसएमएस करती हूँ, लगातार आपको कॉल करती हूँ, रबेल भाई क्या सीन है जंतर मंतर का? आप मेरी कॉल नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते आप? उसके बाद मैं दूसरे नंबर से आपको कॉल करती हूँ, पहली बेल पे आपने फोन उठा लिया और पहली बेल पे फोन उठा के आपने क्या कहा? अरे हाँ मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं। मैंने कहा रबेल भाई जंतर मंतर का क्या सीन है? तो आपने बोला जंतर मंतर पे परमिशन नहीं मिली, मैं मंडे में ओखला में आ रहा हूँ, मैं मंडे में ओखले आ रहा हूँ और आपसे दोबारा एक और धागा बंधवाऊंगा और मंडे में हम ओखला में बैठ के बात करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको कॉल करी, आप मंडे में ओखला नहीं है बल्कि संडे में आप जामा मस्जिद जाकर पहुंच गए और जामा मस्जिद में आप मेरा नाम ले रहे थे, बहन ऐमन रिजवी के नाखून उखाड़ दिए, हम ऐमन रिजवी के साथ हैं। आप बहुत अच्छे नेता हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह में आपको कामयाबी दे, लेकिन आप मेरा नाम क्यों यूज कर रहे हैं? जब आपको मुझे साथ लेके नहीं चलना था, फिर आपने मेरा नाम क्यों बोला मीडिया के सामने कि बहन ऐमन रिजवी हमारे साथ है?